नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी युवक भारती का लेसन नंबर 1 जो है ना प्रेरणा, इसका स्वाध्याय हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहला क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें अ है कारण लिखिए। अभी आपको कारण लिखना है। तो इसमें पहला है कि माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। इसका कारण क्या है, लेखक ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। तो देखो इसका उत्तर मैंने लिखा है कि लेखक की फ़ोन पर जब भी उनकी माँ से बात होती है तो उनकी माँ उनकी आवाज़ सुनकर रोती है। जब भी वो फ़ोन पे बात करती है ना अपने बेटे से, तो क्या होता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है तो माँ रोने लगती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। दूसरा है बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। इसका क्या कारण है, क्यों उनको टुकड़ों में मिलता है माता पिता का प्यार। तो इसका उत्तर देखो लिखा है, पिता के ऑफिस में दिन की शिफ्ट होने के कारण वे अपने बच्चों से रात को मिलते हैं और माँ की ऑफिस में रात को शिफ्ट होने के कारण वे अपने बच्चों को दिन में मिलती हैं। इस तरह बच्चों को माता पिता का प्यार कैसे मिलता है, तो टुकड़ों में मिलता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखें। यस, चलो तीसरा देखते हैं। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है भाई, इसका कारण क्या है। देखो, कवि जब भी अपनी आंखों में देखते हैं अपने आप को एक बच्चा सा पाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी उम्र क्या हुई, बढ़ती ही नहीं है, इसीलिए उनको ऐसा प्रतीत होता है। अब उसके बाद यहाँ पे आ देखेंगे, लिखिए क्या लिखना है। देखो परिणति, इसमें क्या है, चोट खाने की। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सीख मिलना। अंधेरा होने पर भी आस रखने की, उजाला होना। ठीक है, और एक ही दीप से सफर आरंभ करने की, हर मंजिल पर रोशनी होना। समझ में आया आप लोगों को। इसका मतलब जैसे चोट खाने की, जब हम चोट खाते हैं तो हमको वहां से सीख मिलती है, हाँ हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। फिर अंधेरा होने पर भी आस रखने की, यानी उजाला, उजाला तो होगा ही एक ना एक दिन। फिर एक ही दीप से सफर आरंभ करने की, यानी कि हर मंजिल पर जहाँ पे भी आप जाओ हर जगह रोशनी ही होना। ठीक है, आगे चलते हैं। काव्य सौंदर्य, इसमें देखो दूसरा का अ है कि ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढ कर उसका अर्थ लिखिए। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे ह लिख दिया, सो प्लीज डोंट माइंड, इसको यहाँ पे ढूंढ कर लिख लीजिएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एक त्रिवेणी लिखा हुआ है। क्या मतलब कौन सी त्रिवेणी है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, देखो मैंने इसका अर्थ भी लिखा है। कवि जी बोल रहे हैं कि कवि अपनी माँ और स्वयं के मन के भावों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनकी माँ से जब भी फोन पर बात होती है तो वो बिना रोए नहीं रह पाती, मतलब वो रोने लगती हैं। ठीक है, कितना भी वो कोशिश करे कि ना रो, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है ना। कवि कहते हैं कि उनकी माँ बिना किसी कारण के ही रोती है, मतलब कवि कहते हैं कि उनकी माँ जो है ना वो बिना किसी कारण के ही रोती है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। पता है, मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी दादी थी ना, मेरे पापा क्योंकि मुंबई में रहते हैं, ठीक है, तो मेरे पापा जब यहाँ से, आपको बता रही हूँ सच्ची, जब गए थे गाँव में, ठीक है, तो क्या हुआ था कि मेरी दादी जो थी ना वो एकदम से, मतलब कैसे दोनों जन रोने लगे। ऐसा लगा कि कितने सालों के बाद मिले हैं। तो माँ होती है, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तो उनके लिए तो वो अभी भी बच्चे ही होते हैं। ठीक है, तो वो इस प्रकार से रो रही थी, मैंने देखा था। तो वैसे ही इनके साथ भी होता है, जब माँ अपने बेटे से फ़ोन पे बात करती हैं तभी वो उनके आंसू छलक जाते हैं, वो रोने लगती हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया ना, लेकिन माँ से बात करने के बाद, अब सुनो, वो जो कवि है ना वो भी रोते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन जब माँ से बात करने के बाद उनका हो जाता है तो फ़ोन रखने के बाद तब उनके मन के भाव उमड़ जाते हैं और वो भी रोने लगते हैं, है ना। चलिए जी आगे चलते हैं। दूसरा मतलब आ है इसमें कि निम्न पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। जो प्रतीकात्मक पंक्ति हो उसे छांटकर आपको लिखना है, उसका अर्थ भी बताना है, ऐसा नहीं कि बस उसे ही लिखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 3 पंक्तियां दी गई हैं। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, रात की कोख ही सुबह से जन्म लेती है और अपनी आंखों में जब भी देखा है। तो इसमें से प्रतीकात्मक पंक्ति है, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते जल्दी से। तो कवि त्रिपुरारी जी ने प्रस्तुत पंक्ति में सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात को महत्व प्रदान किया है। कवि कहते हैं कि यदि रात न होती तो सुबह नहीं हो सकती थी। इस तरह उन्होंने सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात को प्रतिपादित किया है। इसके लिए सुबह का जन्म रात की कोख से होना जैसे प्रतीक का उपयोग किया है। जैसे माता की कोख से बालक का जन्म होता है, कवि ने ठीक उसी तरह रात की कोख से सुबह का जन्म होता हुआ दर्शाया है। इस तरह कवि ने सुबह के जन्म के लिए रात की कोख जैसे सार्थक प्रतीक का उपयोग किया है। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा एक साथ दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, देखो ध्यान से देख लो एक बार।
फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अभिव्यक्ति। इसमें तीसरा का अ है, पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। पालना घर जानते हो ना बच्चों, जैसे कि जो माता पिता होते हैं, क्योंकि अब वो काम पे जाने लगे, माता जी भी और पिताजी भी, तो बच्चों की देखभाल कौन करे? तो क्या करते हैं लोग, बच्चों को वो जो पालना घर होता है उसमें ले जा करके छोड़ देते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, उनके साथ मतलब बच्चे तो अपने छोटे छोटे मतलब जो माता पिता हैं वो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चले गए हैं ना उनके भरोसे, लेकिन वो लोग उन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते, क्या खिलाते क्या पिलाते, वो तो माता पिता नहीं देख रहे ना। समझ में आ रहा है? तो अभी इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं, तो मेरे विचार तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग के भी यही विचार होंगे। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं क्या दिया इसमें। देखो, पालना घर आधुनिक युग की देन है ना। पहले पालना वालना घर नहीं होता था, ठीक है। पहले पिताजी काम पे जाते थे और माताजी घर पे रहती थी। माताजी घर का काम करती थी, बच्चों को संभालती थी, ठीक है। और इससे क्या होता था, देखो माता पिता मतलब माताजी तो रहती ही थी, लेकिन उनके साथ साथ कौन रहते थे, दादा दादी, मतलब पूरा संयुक्त परिवार हुआ करता था ना, ठीक है। सारा परिवार एक साथ में होता था, तो बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से होती थी। लेकिन अभी इस मॉडर्न युग में क्या हो रहा है, पालना घर जो है, मतलब पालना घर अभी के टाइम पे आया, आधुनिक युग की ही देन है, ठीक है। पालना घर आधुनिक युग की देन है। आज के जमाने में संयुक्त परिवार टूट चुके हैं और टूटते जा रहे हैं। आज का परिवार पति पत्नी और बच्चे या बच्चों में सीमित हो गया है। शहरों में ऐसे पति पत्नी के सामने अपने शिशुओं की देखभाल करने की समस्या खड़ी हो गई है, जिनमें से दोनों काम करते हो, है ना। काम पर चले जाने के बाद घर में बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रह जाता। ऐसे लोगों को मजबूर होकर अपने छोटे बच्चों को पालना घर में रखना पड़ता है। आज इस समस्या से पीड़ित दंपतियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए नौकरी पेशा लोगों के बच्चों की देखभाल करने वालों के रूप में पालना घर जरूरत बनते जा रहे हैं। इन पालना घर में, देखो 2 बार लिख दिया, एक बार कट कर देते हैं। इन पालना घर में लोग अपने बच्चों को देखकर निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकते हैं। पालना घर में महिलाएं संरक्षिकाएं इन बच्चों के खान पान तथा मनोरंजन आदि की देखभाल करती हैं। पालना घरों का कर्तव्य है कि वे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा समय समय पर उनके नित्य कर्म, खाने पीने तथा मनोरंजन की उचित व्यवस्था करें। पर कुछ पालना घर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उन्हें प्रताड़ित करने के भी समाचार मिलते हैं। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। पालना घर समय की मांग है और अधिक से अधिक अच्छे पालना घर खुलने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे विचार हैं। मतलब जो पालना घर है, अब देखो क्योंकि लोग तो काम पे जाएंगे, ठीक है, माताजी भी जाती है, पिताजी भी जाते हैं, राइट। तो जो पालना घर है वो अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वहाँ पे बच्चे मतलब अच्छे से वो रह पाए, ठीक है, उनको कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार से पालना घर होने चाहिए, ठीक है। पूरा एक बार आपको दिखा दो, यस, देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर चलते हैं हम आगे। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है कि नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो देख लीजिए बच्चों, इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है। पहले तो मैं आपको पूरा एक साथ दिखाती हूँ और फिर उसके बाद मैं ना आपको ये पढ़ के भी बता दूंगी, ठीक है। तो देख लिया आप सभी लोगों ने। चलिए मैं आपको अभी ये पढ़ करके बताती हूँ क्या लिखा है इसमें। देखो, नौकरी पेशा अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या समय की होती है। उन्हें अपना अधिकांश समय कार्यस्थल पर देना होता है, इसीलिए चाहकर भी उनके लिए अपने बच्चों के लिए पर्याप्त समय निकालना संभव नहीं होता। ऐसी हालत में बचपन से लेकर के बड़े होने तक ऐसे बच्चों को अपने माता पिता का वैसा प्यार और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जैसा प्यार और मार्गदर्शन अन्य आम बच्चों को मिलता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक इन बच्चों का संपर्क अपना देख रेख करने वाली आया तरह तरह के बच्चों और स्कूल के शिक्षकों से होता है। ऐसी हालत में कभी कभी उनमें गलत आदतें पड़ने, गलत लोगों के संपर्क में आने, स्वभाव चिड़चिड़ा होने, अभिभावकों से विद्रोह करने, भली भांति पढ़ाई न हो पाने, बुरी लत का शिकार होने तथा निरंकुश होने जैसी बुराइयां आने की संभावना होती है। इसीलिए नौकरी पेशा, यहाँ पे नौकरी आएगा, ठीक है, नौकरी पेशा अभिभावकों को जितना भी समय मिले उसे अपने बच्चों के लालन पालन तथा उनकी देखरेख में लगाना चाहिए और उन्हें बुरी आदतों का शिकार होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, ये रहा इसका उत्तर। ओके, तो इसको समझते जाइएगा, है ना। खाली बस ये पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, आप लोग भी थोड़ा इसको अच्छे से समझते जाइए। चलिए अभी रसास्वादन में आ जाते हैं। इसमें चौथा है कि आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो कौन सी त्रिवेणियों से मिलती है, तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है,
है ना, पूरा एक पेज भर करके। चलो एक बार इसको फटाफट से पढ़ते जाती हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी नामक नए काव्य प्रकार में लिखी हुई प्रेरणा शीर्षक कविता में सीधे साधे शब्दों में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से दृढ़तापूर्वक लड़ने की प्रेरणा मिलती है। आधुनिक जीवन शैली में विक्षोभ एक प्रमुख समस्या है। शिक्षा के विकास के कारण समाज में शिक्षित युवक युवतियों की निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए शिक्षित युवक युवतियों को जहां भी नौकरी मिलती है उन्हें घर छोड़कर वहां जाना पड़ता है। इसमें माता पिता तथा इन युवक युवतियों को बिछोह का दुख सहना पड़ता है। बिछोह यानी क्या होता है? बिछड़ना, ठीक है। अब जब बिछड़ेंगे तो दुख तो सहना पड़ेगा ना, है ना। प्रस्तुत काव्य में इस विछोह के दुख और उससे जूझने का सुंदर चित्रण किया गया है। माँ से दूर रहने वाला नौकरी पेशा बेटा अपनी माँ को जब फोन करता है तो माँ कुछ बोलने की बजाय रोने लगती हैं। हालांकि रोने का कोई कारण नहीं होता, है ना, मतलब कोई कारण नहीं होता, पर उसकी सिसकियां रुकती ही नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ तो ऐसा समय आता है जब हमारे आंख से ऐसे बिना मतलब के ही आंसू निकलने लगते हैं, है ना। तो वही दिया यहाँ पे। बाद में बेटा भी रोए बिना नहीं रहता, पर वह उस समस्या का सामना करता है और बिछोह का दुख भुला देता है। पास होते हुए भी माता पिता की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण उन्हें अपने बच्चों से एक साथ न मिल पाने का दुख सहना पड़ता है, पर इससे वे निराश नहीं होते और इस स्थिति को स्वीकार करके उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। जीवन यात्रा में ठोकरें खाना आम बात है, पर ठोकर खाकर गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते रहने वाले को ही मंजिल मिलती है। कहा भी गया है, सुरखरू होता है ईसा ठोकरे खाने के बाद, यानी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। पंक्ति से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह कवि बुरे दिन आने पर निराश न होने का आह्वान करते हैं। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। पंक्ति में इसी की प्रेरणा मिलती है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। कवि उम्मीदों के सहारे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार इन त्रिवेणियों में आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा उत्तर। काफ़ी बड़ा था, पर इसको अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे, समझ जाओगे, तो आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आप ऐसे ही अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। और हिंदी तो एकदम मज़े वाला सब्जेक्ट है, आप आराम से समझ लीजिए और फिर उसको लिखिए। चलो जी, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। पहला ये देख लो अच्छे से, फिर इसके आगे का ये रहा और इसके आगे का भी दिखाती हूँ, और इसके आगे का ये रहा। और इसके आगे का। चलिए आगे चलते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान जानकारी दीजिए और त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। तो इसका उत्तर देख लो, इसकी विशेषताएं हमने लिखी है। पहला, त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है जिसमें कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार तथा और तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छिपा भाव व्यक्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, तथा लिखना नहीं तो फिर और लिखना, तथा काट दो और लिख दो, ओके, मतलब दोनों में से कोई एक ही लिखना। फिर यहाँ पे आ है कि त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। नींद की नदी ये कविता संग्रह, और नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, और क्या यहाँ पे देखो सांस के सिक्के ये त्रिवेणी संग्रह। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने ये लेसन के मतलब जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया ही रहेगा। ठीक है ना बच्चे लोग, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो आपके आगे के लेसन है वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे ही चैनल पे। बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे चले जाइए, क्लास 11 की प्लेलिस्ट मिलेगी, फिर उसमें जा करके आप कोई भी लेसन देख सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।